एवरीबॉडी, आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, जो कि था सोशल साइंस ऑन 30th ऑफ नवंबर। एंड यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं डिस्कशन उसी सेम क्वेश्चन पेपर की जो आप लोगों को मिला था एसएसटी के लिए। पेपर मेरे हिसाब से इजी टू मीडियम की तरफ था, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, सो इजी टू मीडियम की तरफ था ये एग्जाम। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट आंसर्स ही वाले हैं, जो आपको शायद पता भी चल गए होंगे अब तक कि आपका आंसर सही है या गलत है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक असर्शन एंड रीजनिंग वंस, जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ा होगा, थोड़ा सा, क्योंकि रीजन असर्शन यूजुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है रादर देन अ डायरेक्ट आंसर। सो यहाँ पर ऑन द बोर्ड यू पीपल कैन सी द आंसर्स टू द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। आंसर टू क्वेश्चन 1 and 10 आर बीइंग रिटन हियर। क्वेश्चन 1 जो कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सी कंट्री में सबसे पहले शुरू हुआ, इट वाज इंग्लैंड, दैट इज व्हाई दे वर सो पावरफुल। सेकंड, नेपोलियन के बाद कौन सी टाइप की गवर्नमेंट पूरे यूरोप पे राज करना चाह रही थी। हम सभी ने पढ़ा है नेपोलियन के बाद ट्रीटी ऑफ वियना लाई गई थी और वो थी कंजर्वेटिज्म के लिए। सो कंजर्वेटिव ऑर्डर जो था वो पूरे यूरोप पर राज करने की कोशिश में लगा हुआ था। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री ने उन्हें हराया था, कौन सी कंट्री थी वो विनर कंट्रीज, तो ये आप सभी जानते हैं कि देयर वर 4 कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो ऑप्शन वाज ए। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जहां पर लिबरल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया था इन जुलाई 1830 एंड दैट इज फ्रांस। हमने पढ़ा है ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस के अंदर लुई फिलिप फ्रॉम द बर्बन डायनेस्टी को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि फ्रांस के लोगों को ऑलरेडी पता था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसीलिए ये दोबारा अपहीवल के अंदर चला गया। जैसे ही लुई फिलिप वहां के राजा बने, धीरे धीरे फिर से 1830 की तरफ जुलाई के अंदर यहां पर प्रोटेस्ट वाला सिनेरियो वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया के चांस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कौन थे जर्मनी के आर्किटेक्ट, और ये जब मैंने आप लोगों के साथ जर्मनी वाला पोर्शन डिस्कस किया था तो बताया भी था कि जर्मनी के आर्किटेक्ट थे ओटो वन बिस्मार्क, दैट वाज ऑप्शन ए। 7th क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछ रहा है कि इटली की यूनिफिकेशन वाला जो सारा ड्रीम था उसके जो पाइनियर थे वो कौन थे, एंड दैट वाज गिसिपी मजीनी, योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8 व्हिच आस्क्स अस कि कौन से इंडियन स्टेट के अंदर ओवरग्रेजिंग का इशू रहा है फॉर लैंड डिग्रेडेशन, सो दैट इज महाराष्ट्र। 9th क्वेश्चन काफी आसान था, वैसे तो वहां एक कलर लिखा हुआ था रेड टू ब्राउन, और साथ में लिखा हुआ था कि ये सॉइल सलाइन है, यानी कि इसमें सॉल्टी टेक्सचर है, तो वो ऑब्वियसली एक ऐसे सॉइल में ही होगा जो सैंडी है, और एरिड सॉइल से ज्यादा सैंडी कोई भी नहीं है। सो योर आंसर वाज 9th क्वेश्चन के लिए पॉइंट सी, पार्ट सी, एरिड सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, दैट वाज आस्किंग यू पीपल कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, नेचुरल फोर्स है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ठीक है, एक खाली मैदान की तरह, ओके, काफी दूर दूर तक ये एरिया एकदम प्लेन है, इसके ऊपर कोई बैरियर नहीं है जो विंड को रोक सके लाइक माउंटेन्स और प्लेट्यूज। सो नॉर्दर्न प्लेन में जो सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन करने वाला फैक्टर है, नेचुरल फोर्स है, दैट इज विंड। Okay, so now on the board you people can see question being marked from question 11 to 20th. Question 11 जिसका आंसर है A, ओडिशा। So question 11 जो है वो बच्चों आप लोगों से पूछ रहा था कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग की वजह से इंडिया की कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रही है। सो आउट ऑफ ऑल द ऑप्शन द आंसर वाज ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब इटली यूनिफाई हो गया तो उसके राजा कौन बने, विक्टर इमैनुअल II। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनियन लिस्ट में कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। नाउ फ्रॉम ऑल द गिवन ऑप्शंस आप सभी को मालूम है यूनियन लिस्ट में जो भी ऑप्शन इंक्लूडेड होता है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, और कम्युनिकेशन आउट ऑफ ऑल दोज 4 ऑप्शन इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सो कम्युनिकेशन इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन डी, जो आपसे ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग सभी पॉइंट्स में से बेल्जियम मॉडल के अंदर जो पावर शेयरिंग हुई थी उसमें क्या चीज इंक्लूडेड नहीं थी। सो आंसर है आपका डी पार्ट, जो कि ये कह रहा है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स थे। नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट को सिर्फ लैंग्वेज एंड उनके कल्चर बेसिस डिसीजन लेने के राइट्स थे। अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए उसके बेसिस पे, उनके कल्चर के बेसिस पे दे यूज्ड टू मेक डिसीजंस। सो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स भी नहीं थे और स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स भी नहीं थे। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन विच इज आस्किंग यू द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कौन सी होती है? आई होप आप सभी को पता होगा, रिवाइज भी रहेगा, पॉलिश्ड भी रहेगा। सो होल्डिंग टुगेदर इज जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि दे नीड टू सेग्रीगेट एंड पास ऑन देयर पावर्स एंड टू द जूनियर लेवल्स एंड मेक द सब यूनिट्स यानी कि आपकी जो स्टेट्स हैं उन्हें बनाने का डिसीजन सेंटर लेती है। तो जहां पर सेंटर ये डिसीजन लेके पावर की डिवीजन करती है, पावर शेयरिंग करती है, वो होती है होल्डिंग टुगेदर, जो कि इंडिया के अंदर भी हुआ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 आपसे पूछ रहा है कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी के लोग थे? सो दे वर सिन्हालीज। क्वेश्चन 17 आपसे पूछ रहा है स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है। वहां पे बाकी के गिवन सब्जेक्ट्स हैं करेंसी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, जो कि डायरेक्टली यूनियन का पार्ट है। तो स्टेट लिस्ट में आ सकता है बिजनेस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। सो आप सभी को मालूम है सारे सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो दो सेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं एंड सी टर्शरी इज योर आंसर। क्वेश्चन 19 आपसे यहां पूछ रहा है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आप फीचर बताइए। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही मेन हेड सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उनके अंडर में जो भी काम कर रहा है दे आर कंप्लीटली सबऑर्डिनेट आंसरेबल टू द मेन अथॉरिटी। तो एक ही लेवल का गवर्नमेंट है और अगर कोई जूनियर लेवल पे काम भी कर रहा है सो दे डू नॉट कैरी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पावर्स, इंडिविजुअल ज्यूरिसडिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। उनकी जो भी पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी से डिराइव्ड होती है। तो जूनियर लेवल्स को अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, वो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सो योर आंसर वाज डी। 20th क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो पूरी दुनिया में ही हर एक कंट्री में जब डेवलपिंग की स्टेजेस शुरू होती हैं तो ये सेक्टर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहला सेक्टर विल बी प्राइमरी सेक्टर। बिना रॉ मटेरियल के तो कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्राइमरी सेक्टर। Okay, so on the board you people can see now question 21 to 25. 25 पर मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। So 21st क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो वो होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम रॉ मटेरियल को फाइनल एंड फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये हमसे यहां पर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, उन्हें एक्सप्लॉइट करके हम कोई मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमारा एक ही सेक्टर जुड़ा है डायरेक्टली एंड दैट इज प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट है 23rd, जो कि आपसे पूछ रहा है कि इंडिया में वाटर डिप्लीशन का क्या मेन कॉज है। वैसे तो इरिगेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारे ही कॉज हैं, लेकिन ये ओवर यूटिलाइजेशन आपका यहां पर आंसर है विच वॉज पार्ट डी, यानी कि हर एक चीज में ही बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बिलो जा रहा है। उसके बाद 24th क्वेश्चन आपसे यहां पूछ रहा है कि फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। सो दैट इज मैरिज, इवन डाइवोर्स भी। सो मैरिज, डाइवोर्स, ऐसे वाली सारी चीजें कॉन्करेंट का पार्ट है। अब आते हैं 25th पर। 25th है आपका रीजन एंड असर्शन। असर्शन कह रहा है कि रशिया ने अब जिनके ऊपर भी कब्जा किया, खास करके पोलैंड पर, उनसे उनकी लैंग्वेज को इंपोज करवाया गया।
यानी कि रशियंस ने पोलैंड पर रशियन लैंग्वेज इंपोज करी। और रीजन कह रहा है कि पोलिश लोगों ने अपनी मूवमेंट के लिए पोलिश लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उल्टा असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर कायदे से होना चाहिए था बी, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट यहां पर सीबीएसई की जो की आई है उसके अकॉर्डिंग आंसर ए दिया गया है, इसीलिए ही मैंने इस क्वेश्चन पे एनसर्कल किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट पर मार्क्स मिलेगा, बी पर या ए पर, ये सीबीएसई का कॉल है। वैसे आंसर बी होना चाहिए क्योंकि रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, उल्टा असर्शन एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। लेकिन सीबीएसई की की के हिसाब से आंसर ए है एंड अकॉर्डिंग टू मी और जो सही होना चाहिए आंसर वो है बी पार्ट। तो इसीलिए आई हैव सर्कल्ड दिस क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली आप लोगों को मिल ही जाएगा जब आपके मार्क्स रिलीज किए जाएंगे। सो नाउ ऑन द बोर्ड यू पीपल कैन सी आंसर्स फ्रॉम 26 to 35। 26 जो क्वेश्चन था आपका दैट वाज read the following in facts regarding the revolution of the liberals in 1848 and then choose the correct option। so यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे एंड यहाँ पर पूछा गया देन कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हुई थी when liberals were doing their movement in Europe। so यहाँ पर 26 के लिए आपका आंसर है D 1 to 4। then 27 again reason and assertion question। Weavers of Silesia village they have revolted against their contractors क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें उनकी सही पेमेंट नहीं दे रहे थे। जो पेमेंट प्रॉमिस थी उससे बहुत ही कम पैसा देते थे, बहुत ही कम पैसे दिए जा रहे थे। इस वजह से सिलीशिया के विलेजर्स ने, जो कि फ्रांस में था, 1845 कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात कर रहे थे। 28 का आंसर है डी 1, 2 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन 29 जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि इटली की इकलौती ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर इटालियंस का ही राज था। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में दिखाया था कि वो एरिया था डी सार्डिनिया पीडमोंट, जहां के राजा थे विक्टर इमैनुअल II एंड वहां पर चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम काउंट कैमिलो डे कैमोर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 30th का आंसर है बी, जो कि है पार्ट 1, 2 एंड 3। फिर आ जाते हैं हम 31st पर। 31st अगेन हमारा रीजन असर्शन है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि ब्रिटेन जो है वो एक लड़ाई झगड़े या अचानक एक प्रोटेस्ट की वजह से एक देश नहीं बना, जबकि वहां पर रीजन दिया गया है कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स ब्रिटेन के उन आइलैंड्स में फैले हुए थे। सो दोनों करेक्ट है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट है 32nd। यहां पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी गिवन जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड साइन, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो योर आंसर इज पार्ट डी फॉर दिल्ली। नाउ क्वेश्चन 33, बहुत ज्यादा एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसने हमारे लैंड को डिग्रेड किया है, रिसोर्सेज को हार्म किया है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 34 विच इज अगेन अ रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन। यहां पर है कि इंडिया के फार्मर्स को नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रॉप्स के अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक उनकी इनकम बढ़ेगी और दूसरा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये आएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 अगेन असर्शन एंड रीजन। तो यहां पर है कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर डोमिनेंट हो सकती है, मेजॉरिटेरियनिज्म वहां पर हो सकता है। श्रीलंका वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी और रीजन यहां पर कह रहा है कि जो डोमिनेंस है वो एक कंट्री की यूनिटी को तबाह करता है, विच इज करेक्ट। अगर एक ही टाइप की कम्युनिटी एक कंट्री पर राज करेगी और वहां पर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं और उन्हें राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो बहुत ही इजीली लोगों में झगड़ा हो जाएगा, जो कि श्रीलंका में भी हमने स्टोरी में भी पढ़ा था। तो इसका आंसर मेरी साइड से है बी, कि दोनों पार्ट्स जो है वो सही कह रहे हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। So on the board now you people can see questions being marked from question number 36 to 45.
सो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 6 अगेन एक रीजन असर्शन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग एक अच्छी एक्टिविटी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी डेमोक्रेसीज। रीजन दिया हुआ है कि पावर शेयरिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स या अलग अलग कम्युनिटीज में झगड़े नहीं होते। तो दोनों सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में आपको यहाँ पर 4 कंट्रीज एंड उनके 4 गवर्नमेंट टाइप्स दिए हैं एंड यू पीपल नीड टू मार्क द करेक्ट पेयर। सो देयर आर कंट्रीज रिटन ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर साइड देयर आर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, अर्जेंटीना, विच इज फेडरल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 38 अगेन एन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। यहाँ पर है कि सिन्हालीज और तमिलियंस के बीच में एक डिस्ट्रस्ट था जो धीरे धीरे बहुत ही बड़े झगड़े, एक कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। रीजन दिया गया है कि सिन्हाली कम्युनिटी ने मेजॉरिटेरियनिज्म के अंडर अपनी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया। वैसे तो हम सभी को मालूम है कि मेजॉरिटेरियनिज्म के अंडर 4 चीजें हुई थी, रिलीजन के ऊपर भी हुई थी, कॉलेज एंड स्कूल एडमिशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड लैंग्वेज के बेसिस पर भी हुई थी, बट यहां सिर्फ लैंग्वेज लिखा है एंड अकॉर्डिंग टू मी विच इज करेक्ट ऑल्सो। लेकिन इसका आंसर क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि कई बच्चे बोल रहे हैं कि रीजन इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीटली रिटन, ये पार्शियली ट्रू है। सो मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए क्योंकि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट यस वो कंप्लीटली नहीं लिखा गया है, सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन ही वहां पर मेंशन है। सो वी नीड टू सी कि सीबीएसई कौन सा आंसर करेक्ट मानते हैं, बट मेरे हिसाब से ए इज द करेक्ट आंसर क्योंकि पार्शियली ट्रू हो या पूरा ट्रू हो, वो ट्रू तो है ही, इट इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किसे कहते हैं? बेसिकली जो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होती है। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से, नेम दैम। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जहां पर एक साइड आपको एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और दूसरी साइड आपको लिस्ट का नाम दिया है। सो वी हैव यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट एंड सब्सिडियरी और रेसिडुअरी लिस्ट, and on the other side in the column B we are being mentioned with computer related matters, forest, police and defense। और हमें करेक्ट मैच करना था। यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ये दोनों ही करेक्ट है क्योंकि दोनों सेम आंसर है, ठीक है? तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, बी सी बी ए ये आंसर है एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी कि जहां पर लोअर लेवल स्टेट्स डिसाइड करते हैं दैट दे नीड वन यूनाइटेड सेंट्रल अथॉरिटी, तो ये यूएसए के अंदर हुआ था। नेक्स्ट 42, इनमें से कौन सा ऑर्गन या पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट का इंटेग्रल पार्ट नहीं है? तो बाकी सब इंटेग्रल है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इज नॉट इंटेग्रल। नेक्स्ट 43 अगेन एन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत लो है, रीजन दिया गया है कि वहां पर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। तो ऑफ कोर्स जब वहां पे लोग एजुकेटेड हैं, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड दे हैव अ वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड देयर, तो उनका मोर्टेलिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों ना हो वो कम ही आएगा। सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। 44 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए है। यहाँ पर आपको दिया गया है एवरेज इनकम का एक क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि एवरेज इनकम आपको मालूम है कैसे निकालते हैं ना? तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर टोटल लिखते हैं और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऊपर हम टोटल लिखते हैं, नीचे हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, उससे हमारे पास एक एवरेज का आंसर आ जाता है। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला आप आंसर निकाल सकते थे जो आपको वहां पर यूनिट्स दिए गए थे, नंबर्स दिए गए थे। मेरी तरफ से आंसर है सी 12,000, बट मैं फिर भी आप लोगों को एक बार ये सॉल्व करके दिखा देती हूं। सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि 3 कंट्रीज की इनकम दी है 6,000, 8,000 एंड x प्लस x। एक कंट्री की यहां पर आपको नहीं दी गई है, फैमिलीज की, आई एम नॉट सॉरी, इट्स नॉट कंट्रीज, फैमिलीज की इनकम। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि
और यहां पर आपको एवरेज का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। एवरेज गिवन है, वो x आपको निकालना है। इसको सॉल्व करके यू पीपल कैन फाइंड आउट योर आंसर। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 12,000 ही आएगा। आई होप अभी तक आपने इसे सॉल्व करके देखा होगा। तो ये यहां पर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाएगा 40,000, यहां पर आपका हो गया 28,000 प्लस x की वैल्यू निकालने के लिए 40 में से आप 28 को माइनस कर देंगे, जो कि आपका 12,000 ही आंसर देगा, और वो था आपका ऑप्शन सी। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 45। यहां पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। नीचे आपको इकोनॉमिक सेक्टर्स दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जीडीपी प्रोवाइड करता है टर्शरी सेक्टर, सी पार्ट। So here we have the last set of questions from question number 46, and then 47 to 52 is your paragraph or passage 1 case study based question. Then from question 53 to 58 there was your case study 2 passage 2. So यहाँ पर 46 का आंसर है A प्राइमरी, 47 का आंसर है जो कि आपका झूमिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड था। सो ए शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि क्यों ऐसा है कि ये जो झूमिंग कल्चर है ये हमारा एक इंटेंसिव फार्मिंग नहीं है, जबकि एक प्रिमिटिव फार्मिंग है, क्योंकि ये शिफ्टिंग है, इट गेट्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। एक एरिया पर या ज्यादा लोग या ज्यादा कमाई हो ही नहीं पाती है, तो दैट इज व्हाई दिस इज प्रिमिटिव। हम लोग छोटे मोटे टूल्स यूज करते हैं, हैंड टूल्स एंड ऑल, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इसका आंसर भी है ए। ये सीधा सीधा आपके पैराग्राफ से ही था, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कोनुको, ये स्लैश एंड बर्न को कहां कहते हैं। दिस इज इन वेनेजुएला। नेक्स्ट वाज रोका कहां कहते हैं, ब्राजील। 49 का है सी। देन वी हैव 50th कि ये जो झूमिंग कल्टीवेशन है इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है बेटा वो बहुत ही ज्यादा लो है, और बाकी चीजें तो वैसे भी यहाँ पर मैच नहीं कर रही थी, लाइक सिंगल क्रॉप डोमिनेंस और हाई कॉस्ट, मॉडर्न इनपुट्स, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर। वेरी वेरी लो प्रोडक्टिविटी, जो कि यूजुअली हर टाइप की सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंदर होती है, प्रिमिटिव फार्मिंग में होती है। नेक्स्ट इज 51, जिसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये भी आपके पैराग्राफ से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड लास्ट वाला भी एक मैच द फॉलोइंग था, जिसका आंसर है आपका ए, दैट मींस CDBA। ये था आपका पैटर्न, मैच द फॉलोइंग के लिए। मूविंग ऑन टू पैसेज 2, क्वेश्चन 53। यहां पर सीधा से पूछा हुआ है, यहां पर आपको एक लक्ष्मी की स्टोरी दी गई है, जो कि आपकी बुक के अंदर से ही है। एक बॉक्स के अंदर ये गिवन थी लक्ष्मी की कहानी। सो यहाँ आपसे पूछा है कि लक्ष्मी कौन से एरिया में काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है। नाउ शी इज अ फार्मर, सो डेफिनेटली इट विल बी प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट कि वो कौन से लेवल की फार्मर है। यहाँ पर आपको दिया है बिग फार्मर, वो नहीं हो सकते। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब ये वाला पालमपुर चैप्टर करवाया जाता है तब ये जरूर बताया जाता है कि देयर आर स्मॉल फार्मर्स हैविंग लैंड less than 2 hectare. Then there are medium farmers जिनका 2 से 5 का हेक्टेयर होता है, एंड लार्ज फार्मर्स का 5 से ज्यादा हेक्टेयर का लैंड होता है। तो इस केस में क्योंकि लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर का लैंड है, वो गिवन है डायरेक्टली आपकी फर्स्ट लाइन में ही, सो शी विल बी अ मीडियम लेवल फार्मर। नेक्स्ट इज 55, सो यहां पर आपका आंसर है बी एग्रीकल्चर। 56 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डैम की कंस्ट्रक्शन से किनको फायदा होगा। ऑब्वियसली जो ज्यादा फायदा मिलना है, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल मिलेगा वो मिलेगा जो वहां पर मजदूर काम करेंगे, अनस्किल्ड लेबरर्स काम करेंगे, और स्पेसिफिकली गांव के लोगों को बहुत फायदा होगा। और ये वाली लाइन लिखी भी हुई है आपके पैराग्राफ में। इसके बाद आता है क्वेश्चन 57 कि ज्यादा पानी का रिजल्ट, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा इरिगेशन हो हमारे खेतों पर तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि हम ज्यादा सामान उगा पाएंगे अच्छे से। और ये भी इनडायरेक्टली पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता भी दूंगी कि यहाँ पर बैंक्स को, गवर्नमेंट को लक्ष्मी की मदद करनी चाहिए लोन देने में, ताकि वो अपने लैंड को इरिगेट कर सके और सेकेंड क्रॉप भी उगा सके रबी सीजन में। तो इसका मतलब अभी तक लक्ष्मी एक क्रॉप उगा रही थी, इरिगेशन मिल जाएगा तो 2 उगाएगी, दैट मीन्स प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो रहा है। सो 57 का आंसर है ए।
नेक्स्ट है आपके पास 58 की गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल कौन से इरिगेशन फैसिलिटी को कर सकती है। भाई वेल, टैंक्स, ये प्राइवेट भी होते हैं लोगों के पास, प्राइवेट रिसोर्स भी है ये, लेकिन कैनाल ये स्पेसिफिकली सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर रहता है और वो इसको रेगुलराइज करती हैं, मेंटेन करती हैं और क्रिएट करती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स एंड इरिगेशन पर्पसेस। लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन 59 एंड 60th, जो कि आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन था। सो यहां पर 59 का आंसर था सी, हीराकुंड डैम, एंड 60th जहां पर सबसे ज्यादा आपका जूट प्रोडक्शन है इंडियन स्टेट के हिसाब से, दैट इज वेस्ट बंगाल, जो कि मार्क भी थी आपके क्वेश्चन पेपर में। तो ये है पूरा क्वेश्चन पेपर। किन क्वेश्चंस में डाउट रहे हैं, आई हैव डिस्कस दैट एज वेल, एंड आई हैव आल्सो डिस्कस्ड द एक्सप्लेनेशन कि जो आंसर है वो क्यों है। सो आई होप दिस सेशन विल बी रियली हेल्पफुल टू यू।